नमस्कार। आज के इस सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि एक इफेक्टिव टर्म्स ऑफ रेफरेंस कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों, जब कभी भी हमको कोई कंसल्टेंट हायर करना होता है या कोई एक्सपर्ट हायर करना होता है, तो हमको इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। आज हम इसको न केवल कंसेप्चुअली सीखने वाले हैं, बल्कि एक एग्जाम्पल के हेल्प से ये समझने वाले हैं। और आप लोगों में से जो कोई भी प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, वो इस एग्जाम्पल को अटेम्प्ट कर सकते हैं और मुझे रिव्यू के लिए मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, इस पर भेज सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सीखना कि कैसे एक इफेक्टिव टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लिखा जाता है। तो हमको टीओआर लिखने की जरूरत कब पड़ती है? जब हमको कोई कंसल्टेंट या कोई एक्सपर्ट हायर करना होता है। होता क्या है ये टीओआर? तो इसको ऐसे समझें कि जैसे अगर हमको ये मोबाइल बाई करना है, तो इस मोबाइल को बाई करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मोबाइल में क्या-क्या फीचर्स हमको चाहिए, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा। सिमिलरली, जब हमको कोई एक्सपर्ट हायर करना होता है, तो हमको उस एक्सपर्ट में क्या-क्या चाहिए, क्या-क्या काम हमको कराना है, क्या-क्या टाइम शेड्यूलिंग होगी, ये सारी की सारी डिटेलिंग की जाती है। तो मोर और लेस जैसे कि किसी आइटम को खरीदने के लिए हम नीड का असेसमेंट करते हैं, उसी तरह से किसी एक्सपर्ट को हायर करने के लिए जो हम नीड असेसमेंट कहते हैं, वो टीओआर है, उसका रिजल्ट टीओआर है। यानी कि ये पहला स्टेप है जब भी हम कोई कंसल्टेंट हायर करेंगे तो। टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमको बताता क्या है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमको बताता है कि इस असाइनमेंट का पर्पज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। साथ में ये हमको स्कोप ऑफ वर्क बताता है। इसके साथ हमको ये क्या-क्या एक्टिविटी और टास्क इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए करना है, वो पूरी की पूरी डिटेलिंग देता है। इसके साथ किस टाइम फ्रेम में ये पूरा का पूरा असाइनमेंट होना है, ये डिटेल हमको बताता है। किस-किस एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए, इसके बारे में बताता है। और क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बायर एंड सेलर की। मतलब कहने का मतलब है कि जो असाइनमेंट के लिए कंसल्टेंट को हायर करेगा एंड कंसल्टेंट दोनों की जिम्मेवारियां क्या-क्या होगी, उसके बारे में बताता है। इसके साथ फाइनली जब असाइनमेंट खत्म हो जाएगा, तो कंसल्टेंट हमको क्या-क्या देंगे, क्या-क्या डिलिवरेबल हमको फाइनली चाहिए, उसके बारे में बताता है। तो ये कंटेंट्स हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से देखने वाले हैं कि इन कंटेंट्स को हम कैसे तैयार करते हैं, इंडिविजुअली इन कंटेंट्स को हम कैसे तैयार करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये समझ लें कि हमारा आज का एग्जाम्पल क्या है। देखिए, एक रेडी स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग, एक ऑफिस बिल्डिंग आपके सामने है। उसका इंटीरियर वर्क करवाना है और इस इंटीरियर वर्क को करवाने के लिए आपको एक कंसल्टेंट हायर करना है। जो कंसल्टेंट इसका डिजाइन करेगा, वर्क एग्जीक्यूशन के दौरान मॉनिटरिंग करेगा और डॉक्यूमेंटेशन सारा करके हमको देगा। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि एग्जीक्यूशन कोई दूसरी एजेंसी करेगी, ये कंसल्टेंट केवल मॉनिटरिंग का काम करेंगे। तो इसका पर्पस देखिए, ये पर्पस मैं लिख रहा हूँ, टू डिजाइन एंड मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंटीरियर वर्क एज पर द क्वालिटी, कॉस्ट एंड शेड्यूल रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। देखिए इसकी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव यहीं से डेराइव हो रहा है। दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिजाइन एंड मॉनिटर। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि एक वर्केबल डिजाइन हमें मिलेगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हमें मॉनिटरिंग मिलेगी प्रॉपरली और ये देखा जाएगा कि जो डिजाइन है उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ से हम आगे बढ़ें इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो इसको जरा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मुझे मोटिवेट करेगा आगे ऐसे ही कंटेंट आपके लिए बनाने के लिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि डिटेल स्कोप ऑफ द वर्क या असाइनमेंट इसको कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्कोप ऑफ द वर्क या असाइनमेंट का कंटेंट क्या होता है। तो इसके अंतर्गत हमको ये बताना होता है कि क्या काम हमको कराना है, उस काम की वॉल्यूम कितनी है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम क्या एक्टिविटी करानी है ये तो बताएंगे, लेकिन वो किस अप्रोच या किस मेथोडोलॉजी से करानी है, ये जिम्मेवारी कंसल्टेंट की है। ये कंसल्टेंट हमें बताएंगे। हम हालांकि मेथड या अप्रोच जो भी
अडॉप्ट करना है उसके बारे में इंडिकेशन तो दे सकते हैं, लेकिन उसको मानना न मानना कंसल्टेंट पे डिपेंड करता है। इसके बाद रिकॉर्ड किया जाता है यहाँ पर कि क्या टेंजेबल एंड इनटेंजेबल आउटकम हमको मिलेगा पूरे के पूरे असाइनमेंट का। इसके बाद किस टाइम फ्रेम में ये पूरी की पूरी एक्टिविटी होगी, ये सारी की सारी चीजें यहाँ डिसाइड की जाती हैं स्कोप ऑफ द वर्क और असाइनमेंट के अंतर्गत। तो आइए अब हम प्रेजेंट एग्जांपल में देखते हैं कि इसको कैसे लिखते हैं। तो कंसल्टेंट यहाँ क्या क्या काम करेंगे। देखिए, स्कोप का मतलब होता है वो पेरीफेरी, उसके अंदर के सारे काम, वो बाउंड्री जिसके अंदर का सारा काम कंसल्टेंट को करना है। तो कंसल्टेंट को क्या करना है, डिजाइन करना है, वर्क को मॉनिटर करना है टू गेट द वर्क एग्जीक्यूटेड। और ये मॉनिटरिंग कब कितने दिनों में हो जानी चाहिए, जो टाइम फ्रेम डिसाइडेड है, जो कॉस्ट डिसाइडेड है, उसके अंदर होना चाहिए। वर्क एग्जीक्यूशन के दौरान यदि कोई मॉडिफिकेशन हो तो मॉडिफिकेशन सजेस्ट करेंगे, कोई डिजाइन रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व करेंगे। जब काम खत्म हो जाएगा तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, एंड फाइनली पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके हमको डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हैंड ओवर करेंगे। तो इस तरह से हम इस प्रेजेंट असाइनमेंट में स्कोप ऑफ द असाइनमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, यहां हम दो पॉइंट्स एक साथ देख रहे हैं, एक्टिविटी एंड टास्क परफॉर्म, टाइमलाइन और शेड्यूल। इसको हम कैसे पूरा का पूरा डिजाइन करते हैं, तो इसको हम प्रेजेंट एग्जाम्पल में समझने के लिए एक चार्ट या एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसमें सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं कि हमको फाइनल आउटपुट क्या चाहिए। तो हमको फाइनल आउटपुट इस प्रेजेंट असाइनमेंट में चाहिए प्रॉपर डिजाइन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द इंटीरियर वर्क। अब जिस जिस एक्टिविटी से ये आउटकम आता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ इस डिजाइन वर्क में जो एक्टिविटी मैं सोच रहा हूं, इंफॉर्मेशन कलेक्शन, डिजाइन, मॉनिटरिंग, मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग, ये एक्टिविटीज हो जाएंगी। इसको एक सीक्वेंस में रिकॉर्ड कर लेते हैं जो एरो के द्वारा यहाँ दिखाया गया है। इसके बाद हर एक्टिविटी में क्या क्या टास्क होंगे, क्या क्या सब एक्टिविटीज होगी, वो सारा का सारा हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये देखिए हमने सारा रिकॉर्ड कर दिया। जैसे कि इंफॉर्मेशन कलेक्शन में 3 टास्क हैं। इनिशियल मीटिंग, जहां पर कि दोनों पार्टीज बैठ करके ये देखेंगे कि भाई उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप या अंडरस्टैंडिंग गैप तो नहीं है पूरे के पूरे एक्टिविटी को, पूरे के पूरे असाइनमेंट को करने के लिए। उसके बाद कंसल्टेंट जो है इंफॉर्मेशन एंड डाटा लेंगे, किससे, प्रोक्योरिंग अथॉरिटी से, जो हायर कर रहे हैं कंसल्टेंट को, यानी कि बिल्डिंग के डिजाइन लेंगे और डिजाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या आएगी उसको डिस्कस करेंगे, क्या क्या एजम्पशंस वो लेने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे। तो ये डाटा कलेक्शन इसका सारा का सारा ये होगा। इसके बाद साइट विजिट कंसल्टेंट का होगा और उसके बाद डाटा कलेक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा। इतना करने के बाद अब हम टाइम फ्रेम डिजाइन करते हैं। टाइम फ्रेम डिजाइन करने के लिए जो टास्क जिस दिन कंप्लीट होने का एक्सपेक्टेशन होता है उसको हम उस टास्क के नीचे रिकॉर्ड कर देते हैं इस तरह से। यानी कि अगर डाटा कलेक्शन में फिफ्थ लिखा हुआ है, इसका मतलब है D5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि डाटा कलेक्शन का टास्क फिफ्थ डे जाकर के खत्म होगा। इनिशियल मीटिंग पहले दिन ही शुरू होगी, पहले दिन खत्म हो जाएगी। ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड करने के बाद हम कौन सी एक्टिविटी किस दिन जाकर के खत्म होगी को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये देखिए इंफॉर्मेशन कलेक्शन में जो 3 टास्क हैं ये 10th डे जाकर के खत्म हो रहे हैं, तो हमने 10th डे को रिकॉर्ड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मॉनिटरिंग, 3 चीजों की मॉनिटरिंग होनी है, क्वालिटी, कॉस्ट एंड शेड्यूल की। ये हम देख रहे हैं कि तीनों मॉनिटरिंग 180th डे जाकर के खत्म हो रहा है, तीनों। इसका मतलब है कि ये तीनों टास्क एक साथ चलेंगे और एक साथ कंप्लीट होंगे। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने लायक है कि फाइनल डिजाइन विद कॉस्ट एस्टीमेट 45th डेज को हमको मिल जा रहा है, लेकिन जो मॉनिटरिंग का काम खत्म हो रहा है वो 135 डेज के बाद 180th डे को जाकर के खत्म हो रहा है। तो इसके बीच में क्या क्या होगा, इसके बीच में इस डिजाइन एंड एस्टीमेट के हेल्प से
उस फॉर्म को हायर किया जाएगा, उसकी सारी की सारी प्रक्रिया, सारा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, जो कि इस वर्क को एग्जीक्यूट करेगा एंड साथ में एग्जीक्यूशन करेगा। तो इसी टाइम फ्रेम में वो एग्जीक्यूशन भी करेगा, मतलब इस 135 डेज में। तो ये पूरी की पूरी एक्टिविटी जो है यहाँ पर हम दूसरे इंक से लिख देते हैं, जिसको हम एक सूडो एक्टिविटी करते हैं, जिसको कि बेसिकली कंसल्टेंट को नहीं करना है, बल्कि एज ए प्रोक्योरिंग अथॉरिटी, एज ए बायर हमको करना है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि इंटरलिंकिंग ऑफ एक्टिविटी और जिस फॉर्म में इस टाइमलाइन को प्रेजेंट किया जाता है, दैट इज ग्रांट चार्ट, और कैसे मॉनिटरिंग की जाती है पर्ट सीपीएम, ये तीन मैंने यहाँ कवर नहीं किया है, ये इसके स्कोप से बाहर है। आप लोगों में से अगर कोई भी सीखना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इस पे फर्दर वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दूंगा। अब देखिए, नेक्स्ट हम जा रहे हैं समझने रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, यानी कौन कौन से एक्सपर्ट्स हम इस असाइनमेंट के लिए लेंगे। तो यहाँ एक्सपर्ट डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि टीओआर कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, टीओआर दो टाइप के होते हैं, एक है एक्टिविटी बेस्ड टीओआर और दूसरा है पोजीशन बेस्ड टीओआर। एक्टिविटी बेस्ड टीओआर में क्या होता है कि असाइनमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, सीधा साधा सा असाइनमेंट होता है। जैसे डिजाइन वर्क ही बहुत बड़े ऑफिस बिल्डिंग की हमें नहीं करनी है, जस्ट कुछ रूम है उसमें भाई इंटीरियर डिजाइन आपको कर देना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वो। तो यहाँ क्या होता है कि या तो एक ही एक्सपर्ट होता है, या एक से दो, दो से तीन बहुत कम एक्सपर्ट्स होते हैं, और उनके वो जो टास्क करेंगे इतना ज्यादा इंटरलिंक्ड होता है कि हम सबका अलग अलग टास्क नहीं बता सकते। तो हम यहाँ पर एक्टिविटी बता देते हैं कि भाई ये ग्रुप ऑफ द कंसल्टेंट जो है ये एक्टिविटी करेंगे, तो इसको एक्टिविटी बेस्ड टीओआर कहते हैं। दूसरा पोजीशन बेस्ड टीओआर, जब असाइनमेंट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जब उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज और बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी, तो हम हर एक्सपर्ट की इंडिविजुअल ड्यूटीज को रिकॉर्ड कर देते हैं। अब यहाँ एक, सो यहाँ पर ये मल्टी एक्सपर्ट कंसल्टेंसी हो गई। अब इसको हम देखते हैं कि प्रेजेंट असाइनमेंट में किस किस एक्सपर्ट को लेने की जरूरत पड़ेगी। तो जस्ट इंडिकेटिव है, जस्ट आपको बताने के लिए कहा गया है, कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं तीन की जरूरत पड़े। इंटीरियर डिजाइनर की हमें जरूरत पड़ेगी जो हमें डिजाइन करके देंगे, मॉनिटरिंग एक्सपर्ट की एक जरूरत पड़ेगी, एक कॉस्ट एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी जो फाइनली कॉस्ट, क्वांटिटी एंड कॉस्ट का इवेल्युएशन करके हमें बताएंगे। तो इन एक्सपर्ट्स की हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम अपने टीओआर में रिकॉर्ड करेंगे कि भाई ये तीन एक्सपर्ट्स की हमें जरूरत है। लेकिन इन एक्सपर्ट्स को क्या टास्क करना है ये तो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उन एक्सपर्ट्स का क्वालिफिकेशन क्या होगा इसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। मतलब कि इंटीरियर डिजाइनर का क्या क्वालिफिकेशन, कितना एक्सपीरियंस, क्या क्या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन वगैरह होना चाहिए, वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। वो जब हम बिडिंग डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जिसका कि ये टीओआर पार्ट होगा, जिसको रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कहा जाता है, उसका पार्ट होगा। यहाँ केवल हमको कंसल्टेंट का नाम देना है और कंसल्टेंट क्या क्या करेंगे, केवल इतना ही रिकॉर्ड करना है, इतना ही चीजें बतानी है टीओआर के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेस्पेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है बायर एंड कंसल्टेंट दोनों की। तो सबसे पहले हम कंसल्टेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं, क्या क्या डिलीवरेबल है, टेंजेबल या इंटेंजेबल, जो कंसल्टेंट हमको प्रेजेंट एग्जाम्पल में देंगे। एग्जीक्यूटिव समरी, फाइनल डिजाइन एंड कॉस्ट एस्टिमेट, मेजर्ड क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ वर्क। अगर कोई ट्रेनिंग देनी है इंटीरियर वर्क को बाद में मेंटेन करने के लिए, तो वो ट्रेनिंग, देखिए ये ट्रेनिंग जो हो गया इंटेंजेबल हो गया, उस ट्रेनिंग का डॉक्यूमेंटेशन अगर वो हमें कुछ दे रहे हैं, स्लाइड्स एंड फाइनल रिपोर्टिंग, तो वो हमारे लिए टेंजेबल हो गया। तो इस तरह से टेंजेबल एंड इंटेंजेबल दोनों कंपोनेंट्स यहाँ इंक्लूडेड हैं। कोई अगर मेंटेनेंस मैनुअल देना है तो वो, और फाइनली एक डिक्लेरेशन उनको देना होता है कंसल्टेंट को कि पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की गई है, ये पूरा का पूरा कंसल्टेंसी कैरी आउट करने के लिए। बायर साइड से क्या एक्सपेक्टेड होता है, क्या क्या इनपुट चाहिए होता है बायर से,
तो भाई कई बार लोग कहते हैं कि सर बायर तो केवल पेमेंट देंगे, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें बायर को भी प्रोवाइड करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर डिजाइन डिटेल ऑफ द स्ट्रक्चर ये तो हम ही प्रोवाइड करेंगे, बायर ही प्रोवाइड करेगा। सिमिलरली कुछ बेसिक फैसिलिटीज भी देनी पड़ती हैं, जैसे सिटिंग स्पेस, एक प्रोजेक्ट लीड पर्सन जो कि लाइजनिंग पर्सन होगा। आ, इसके अलावा अगर कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का प्लेस है तो वहां पर सारे के सारे पास, अगर मान लीजिए कि यही फील्ड सर्वे होता तो फील्ड सर्वे का अगर टास्क होता तो यहाँ पे गाड़ी वगैरह वगैरह सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं कि एज बायर हम क्या देंगे। तो अब हम ये समझें कि डिलीवरेबल जो हमको चाहिए होता है उसके बारे में हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, मतलब क्या क्या डिलीवरेबल रिकॉर्ड करते हैं वो नहीं, उस डिलीवरेबल के बारे में क्या क्या चीजें हमें रिकॉर्ड करनी होती है, डिलीवरी का फॉर्मेट क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, उस बारे में टर्म्स ऑफ रिफरेंस में क्या रिकॉर्ड करना होता है। तो टीओआर में हमको मेंशन करना होता है कि जो फाइनल रिपोर्ट हमारे पास आएगा वो किस फॉर्मेट में होगा, क्या फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब इंटरिम रिपोर्ट भी जरूरत पड़ सकती है, हर मॉनिटरिंग के बाद एक जरूरत पड़े हमें या हर स्टेज के बाद एक जरूरत पड़े, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लैंग्वेज क्या होगा, उस रिपोर्ट का कंटेंट क्या होगा, क्या क्या उस रिपोर्ट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा, कितने कॉपीज दी जाएगी, किसको कॉपी दी जाएगी, और वो रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव समरी को इंक्लूड करेगा। एग्जीक्यूटिव समरी में यह होता है कि किस मेथोडोलॉजी से ये काम किया गया, किस अप्रोच से किया गया, कोई एजम्पशन था क्या इस काम को करने के लिए, या कुछ चीजें एज्यूम की गई कि ऐसा है। साथ में हमको ये भी रिकॉर्ड करना होता है उसमें कि क्या क्या अड़चने आई, क्या क्या गुड पॉइंट्स थे। तो ये, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव समरी बहुत छोटी सी होती है, मैक्सिमम एक पेज की, इससे ज्यादा की एग्जीक्यूटिव समरी कंसल्टेंसी में रिकॉर्ड नहीं की जाती है जब तक कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ना हो। अब हम एंड में आ गए हैं सारे के सारे प्रेजेंटेशन के। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्या क्या चैप्टर्स होंगे और उन चैप्टर्स के कंटेंट क्या होंगे। एक बार फिर से आपको मैं याद दिलाऊं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इस पूरे एग्जाम्पल को आप अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट करने के बाद आप मुझे रिव्यू के लिए इसको भेज सकते हैं, मैं रिव्यू करके आपको आपके कॉन्टैक्ट पे वापस भेज दूंगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर्स को देखते हैं। तो देखिए, जनरल फाइनेंशियल रूल के अंदर ये 5 चैप्टर्स बताए गए हैं। प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, आउटलाइन ऑफ टास्क टू बी कैरीड आउट, शेड्यूल फॉर कंप्लीशन ऑफ द टास्क दैट इज द टाइमलाइन, सपोर्ट एंड इनपुट टू बी प्रोवाइडेड बाय द बायर, बायर क्या क्या देंगे, एंड फाइनल आउटपुट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कंसल्टेंट। तो ये 5 चैप्टर्स हैं। जितने भी कंटेंट थे जो अभी तक मैंने डिस्कस किया वो हमने यहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है। थोड़ा लैंग्वेज अलग हो सकता है लेकिन आप देखेंगे तो सारा का सारा कंटेंट रिकॉर्डेड। अब हमको चैप्टर वाइज कंटेंट को फिट करना होता है। यहाँ कई बार लोग कहते हैं कि सर वो सीधा बता दीजिए जो रेडी फॉर्मूला हो, तो इसका रेडी फॉर्मूला कुछ भी नहीं। ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। एट द सेम टाइम असाइनमेंट टू असाइनमेंट वेरी करता है, यानी जो काम हमको कराना है उसके हिसाब से वेरी करता है कौन सा चैप्टर कहाँ जाएगा। जैसे कुछ तो बड़े सीधे हैं, अगर बैकग्राउंड ऑफ द प्रोक्योरिंग अथॉरिटी एंड प्रोजेक्ट बैकग्राउंड जाना है तो ये सबसे पहले ही चला जाएगा प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव में, वहीं पे शुरू में इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन कई जगह इसको अपने विजडम से डिसाइड करना होता है। आपकी सुविधा के लिए मैंने एक बनाया हुआ है प्रेजेंट असाइनमेंट के लिए कि मेरे हिसाब से कौन सा चैप्टर कौन किस कंटेंट को कैरी करेगा। ये मैंने बनाया हुआ है कि प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव में ये 3 चीजें कवर होंगी, आउटलाइन ऑफ द टास्क टू बी कैरीड आउट में होगा, और इस तरह से ये पूरा का पूरा पोर्शन कवर होगा। तो अब हम एंड में आ चुके हैं इस वीडियो के। ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहें। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।